फडणवीस महाराष्ट्र के नए सीएम बने। चुने गए भाजपा विधायक दल के नेता अब महायुति बैठक में तय होंगे मंत्री और विभाग। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल को गोली मारी गई। बाल बाल बच्चे सुखबीर बादल गोल्डन टेम्पल के बाहर कर रहे थे सेवा। हमलावर खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार। राहुल प्रियंका नहीं जा सके संभल। गाजीपुर बॉर्डर से लौटाए गए। यूपी पुलिस के रोकने पर कार पर चढ़कर दिखाया संविधान। नोएडा में किसानों के महापंचायत। अलीगढ़ में रोके गए राकेश टिकैत। नोकझोंक के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 7वां दिन। संसद में उठा बांग्लादेश का मुद्दा। हेमा मालिनी बोली, यह विदेशी संबंधों का नहीं, कृष्ण भक्तों की भावनाओं का मामला। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सहित 4 राज्यों में भूकंप की 5.3 रही तीव्रता। जमीन से 40 किलोमीटर नीचे का था केंद्र। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और अंबाला से एक खबर जहां पर सुखबीर बादल पर जानलेवा हमला किया गया है। सुखबीर सिंह बादल पर यह जानलेवा हमला है और कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान इसी बीच आया है। मामला काफी गंभीर है। अनिल विज का कहना है पंजाब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। राहुल गांधी पर अनिल विज ने जो तंज है वो भी कसा है और राहुल ने देश की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाया। देश की अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है, जबकि अनिल विज का कहना है अंबाला से एक खबर बता रहे हैं, राहुल ने देश की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाया है। अनिल विज ये भी कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है। अंबाला से एक खबर, सुखबीर बादल पर जानलेवा हमला हुआ। और खबर सिरसा से, जहां पर हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन की ओर से आमजन की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से प्रतिदिन स्थानीय लघु सचिवालय के द्वितीय तल पर स्थित सभागार कक्ष में समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में मंगलवार को आयोजित समाधान शिविर में उपायुक्त शांतनु शर्मा ने आमजन की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर निवारण के दिशा निर्देश भी दिए हैं। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा है कि सभी अधिकारी प्रत्येक प्रार्थी की समस्या को गंभीरता से ले और उनका तय समय में सुनिश्चित भी कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या के समाधान में अनावश्यक समय ना लगे, सभी को समय पर समाधान करना है। और खबर यमुनानगर से, जहां पर जीआरपी थाना पुलिस की टीम ने रादौर रोड स्थित रेलवे बाईपास अंडरब्रिज पुल के पास से एक युवक को 40,73,500 रुपए के साथ गिरफ्तार किया। जीआरपी थाना प्रभारी सत्यप्रकाश ने इस गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए बताया है कि उनकी टीम आज रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों की चेकिंग कर रही थी, तभी इस युवक को संदिग्ध स्थिति में पकड़ा गया। पुलिस ने युवक से सख्ती से पूछताछ की और उसके पास से इतनी बड़ी रकम बरामद की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह बड़ी रकम कहां से आई और युवक का उद्देश्य आखिर क्या था। पुलिस की यह कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ जारी अभियान का एक हिस्सा है। यहाँ खड़े हो सब लोग आगे बढ़ो। नहीं, थोड़ा सा इधर उधर भी। हाँ जी।
और खबर सिरसा से, जहां जिलाधीश शांतनु शर्मा ने जिले में आगामी 7 जनवरी 2025 तक आयोजित होने वाली चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 163 लागू की है। जारी आदेशों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में घातक हथियार लेकर नहीं चल सकता। सभी फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी और कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं कर सकता। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और फरीदाबाद के गतपुरी टोल पर बीती रात हरियाणा पुलिस के जवान और उसके साथियों ने गाड़ी फ्री करने को लेकर के टोल कर्मी के साथ की मारपीट की पूरी घटना टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। गाड़ी फ्री करने को लेकर के पहले टोल कर्मी के साथ हाथापाई की गई और उसके बाद लाठी डंडों से की गई कुटाई। इस पूरी घटना में टोल कर्मी को काफी चोटें आई। फिलहाल टोल प्रशासन की ओर से टोल कर्मी के साथ हुई मारपीट के मामले में गतपुरी थाने में शिकायत दे दी गई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मैं 3:28 में फ्रेश होके अपनी लाइन ओपन की थी। जब ये एक गाड़ी पुलिस वालों की आई थी, अपना आई कार्ड दिखाया, मैंने वो गाड़ी एग्जाम कर दी। उसके बाद मैं गाड़ी के पीछे गाड़ी बाहर रन थ्रू करने जा रहे थे, मैंने गाड़ी पिछली रोकी तो पिछली गाड़ी के साथ में अगली गाड़ी वाले ने ब्रेक मारी। अगली गाड़ी वाले ने ब्रेक मारी तो पिछली वाली गाड़ी ने वो अगली वाली ठोक दी। उसमें से गाड़ी में से उतरे, बिना बातें ने कुछ पूछा, तुरंत हाथापाई करनी स्टार्ट कर दी। अच्छा, हाथापाई करने स्टार्ट कर दी, यानी कि एक गाड़ी के चक्कर में दूसरी गाड़ी फ्री निकालना चाह रहे थे। हाँ तब वो हाँ जी। तो कौन लोग थे जिन्होंने मारपीट शुरू की? उनमें 2 तो पुलिस वाले थे और बाकी उनके सहयोगी थे। सर मेरा नाम राजेश है। मैं आपके यहाँ पे दिल्ली आगरा टोल रोड है, हमारा जो प्रोजेक्ट है क्यू हाईवे का है, इसमें मैं साउथ एशियन की तरफ से अपना प्रोजेक्ट इंचार्ज हूँ। रात को झगड़ा हुआ है जी, कर्मचारी के साथ मारपीट, क्या पूरा मामला, कुछ जानकारी आपके पास? जी रात को 3:26 के आसपास का मामला है। हमने अभी सुबह आके पूरा वीडियो को दोबारा रिव्यू किया है और देखा है तो उसमें पाया गया है कि सर एक गाड़ी आती है, उसमें कोई मुलाजिम बैठे होते हैं, वो अपना कार्ड शो करते हैं। कार्ड शो करने के बाद में उनको गाड़ी को एग्जाम कर देता है। हमारी जो एग्जामेंट वाली जो भाषा है उसको छूट बोला जाता है। उस गाड़ी को फ्री निकाल देते हैं। नेक्स्ट जो इसके पीछे वाली गाड़ी है वो गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा के भागने की कोशिश करते हैं। और दिल्ली से खबर, जहां पर सुधांशु त्रिवेदी पर प्रियंका गांधी पर हमलावर हुए हैं। प्रियंका राहुल गांधी का संभल जाना, बयान देने को पक्षपात, राहुल और प्रियंका गांधी के बीच है प्रतिस्पर्धा, सुधांशु त्रिवेदी का ऐसा कहना है। और अब कांग्रेस 2 गुटों में बट गई है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस में दोफाड़ दिख रही है, एक गुट प्रियंका गांधी का तो दूसरा गुट जो कि है राहुल गांधी का। सुधांशु ने पंजाब सरकार पर हमला बोला और जोरदार का ये हमला। स्वर्ण मंदिर की घटना पंजाब सरकार की पोल खोल रही है। अमृतसर की घटना की बीजेपी पुरजोर निंदा भी कर रही है।
राहुल और प्रियंका गांधी के बीच प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। कह रहे हैं कि एक गुट प्रियंका गांधी का है तो दूसरा गुट है राहुल गांधी का। दोनों कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ दिख रही है, दो गुटों में बंटकर रह गई है कांग्रेस। और सीधा चलते हैं गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुना देते हैं। करके खेल और खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किए जाने वाले कार्यक्रम जहां पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़े हैं, वहीं राज्य के अंदर भी खेल और खिलाड़ियों के लिए खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए उसके बुनियादी आधारभूत सुविधाओं के लिए खेल का मैदान, मिनी स्टेडियम और आज की वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके, इसके लिए कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। खेल विभाग हो या युवा कल्याण विभाग, निजी खेल संस्थाएं हो, उन सभी को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश खेल विभाग गांव से लेकर के प्रदेश स्तर तक के प्रत्येक खेल की प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने के लिए अब ग्रामीण लीग खेल प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। हम विधानसभा स्तर पर विधायक खेलकूद प्रतियोगिता को भी प्रोत्साहित करेंगे। मैं सभी मान्य विधायकों से इस बात का आह्वान करूंगा कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर अलग अलग खेलों से जुड़े हुए खिलाड़ियों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करें। ग्राम पंचायत स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक खंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, और फिर वही जब जनपद स्तर पर हो, वही सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में परिवर्तित हो जाए। ये चीजें आगे बढ़ेंगी और इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने अब प्रदेश के अंदर निजी संस्थाओं को जो स्पोर्ट्स एकेडमी संचालित करते हैं, उन्हें शासन के स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए भी अपनी नीति में संशोधन किया और संशोधन करने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया कि हम उन्हें तो सहायता देंगे ही, साथ साथ जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में या फिर नेशनल गेम्स में मेडल जीतेंगे, प्रदेश के लिए, देश के लिए, उन्हें हम उत्तर प्रदेश शासन की नौकरियों में सीधे भर्ती से लेकर के स्पोर्ट्स कोटे से उनके लिए अलग से व्यवस्था देकर के उनकी भर्ती करेंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 500 से अधिक ऐसे खिलाड़ियों को हम लोगों ने स्पोर्ट्स विभाग में, युवा कल्याण विभाग में, पुलिस विभाग में, परिवहन विभाग में, अन्य तमाम विभागों में लेकर के उनके कैरियर के प्रति उन्हें आश्वस्त किया है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए भी, चाहे वह ओलंपिक की प्रतियोगिता हो, स्वर्ण पदक पर एकल गेम में 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए की राशि, टीम गेम में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए, और एशियन गेम्स में भी 3 करोड़, 1.5 करोड़ 75 लाख रुपए की सहायता हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पर 75 लाख
और कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाने के साथ ही विश्व चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख, कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए और प्रतिभागी खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए की सहायता ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में और वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5-5 लाख रुपए की सहायता प्रदेश सरकार के द्वारा नगद के रूप में उन खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाने का काम किया जाता है। यह जो प्रतियोगिता पिछले कई वर्षों से यहां पर आज जो उपलब्ध हो रही है, जो ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज, जो न केवल जिनका सार्वजनिक जीवन देश और धर्म के लिए समर्पित था, उतना ही उनका खेल और खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा इस क्षेत्र में लगातार प्रयास किए गए। और आज मुझे प्रसन्नता है कि 1 दिसंबर से 4 दिसंबर के बीच देश भर से आए हुए खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और 12 टीमों ने भाग लेकर के देश भर की प्रतिष्ठित 12 टीमों ने इसमें भाग लिया, जिसमें 190 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स इसमें भाग लिए। उन्होंने इसमें स्थान प्राप्त किया और प्रतियोगिता में आज जब विजेता टीम, यहां पर विजेता टीम है उन्हें 2 लाख रुपए, उप विजेता टीम को 1 लाख रुपए और सेमीफाइनल में दोनों टीमों को 50-50 हजार रुपए की राशि यहां पर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई यहां पर आज उपलब्ध करवाई जा रही है। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने देश को अनेक कबड्डी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित खिलाड़ी उपलब्ध करवाए हैं। इनमें श्री संजीव कुमार को, श्री ब्रजेंद्र कुमार को, श्री यशपाल सिंह को, श्री पदमवीर सिंह को, श्री राजेश कुमार सिंह को, श्री धर्मवीर सिंह को, योगराज सिंह को, श्री किरणपाल सिंह, श्री जितेंद्र कुमार सरगम, श्री राहुल चौधरी, श्री नितिन तोमर, यानी ये सभी ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने जज्बे से इस खेल को एक नई ऊंचाई प्रदान की। और कबड्डी एक ऐसा खेल है, वह केवल उसमें ताकत ही नहीं लगानी है, बल्कि उतनी ही उसमें अलर्टनेस भी होनी चाहिए, उतनी स्फूर्ति भी होनी चाहिए। और मुझे लगता है बहुत कुछ प्रेरणा इसमें टीम वर्क का भी होता है, खिलाड़ी की स्वयं की स्फूर्ति पर भी निर्भर करता है। और मुझे विश्वास है कि जो कार्यक्रम आज चल रहे हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, यह आने वाले समय में देश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। मैं आज एक बार फिर से यहां पर विजेता टीम को हृदय से बधाई देता हूं। उप विजेता टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और मुझे लगता है कि उनका प्रदर्शन आने वाले समय में उन्हें और भी सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने का कार्य करेगा। मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करते हुए सभी प्रतिभागी टीमों और ऑफिशियल्स को मैं इस अवसर पर हृदय से उनको एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि खिलाड़ी अपने खेल प्रतिभा के माध्यम से आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब समय है तमाम टीम्स को और इसी बीच दिल्ली से आ रही है खबर, जहां पर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। राहुल गांधी पर सुधांशु त्रिवेदी ने हमला बोला। राहुल और प्रियंका गांधी पर आज संभल जा रहे थे। संभल जाने को लेकर के बीजेपी की सुधांशु की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी गई और राहुल गांधी का संभल जाने का कदम पक्षपात पूर्ण रवैया देखा गया। तो खबर आपको बता रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों बटे बटे नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी अलग गुट में हो गए हैं, प्रियंका गांधी का अलग गुट है।
साथ ही कह रहे हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आज संभल जा रहे थे और उन्हें जाने से रोका गया। चूंकि पहले से ही पुलिस प्रशासन की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से रोका गया था। और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीधा चलते हैं राजभवन, जहां पर महायुद्ध के तीनों ही नेता पहुंचे हुए हैं। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार तीनों ही पहुंचे हुए हैं महाराष्ट्र के राजभवन। और ये तस्वीर सीधी हम दिखा रहे हैं। और महायुद्ध के ये तीनों ही नेता पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के राजभवन। तो आज महाराष्ट्र में देखा जा रहा है कि एक नई सरकार और इसी के साथ ही सारी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी और इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद के लिए इनको दावा पेश भी किया गया था। एक चिट्ठी लिखी गई थी और चिट्ठी के माध्यम से देखा गया कि देवेंद्र फडणवीस को नई सरकार बनाए जाने के लिए चुने जाने की जो कोशिश है वो भी देखी गई। एक नए चेहरे के रूप में देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे आते हुए, और इसी के साथ ही साथ बीजेपी विधायक दल की बैठक की गई और इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस को ही वो चेहरा नियुक्त किया गया। एक चेहरे मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश किया गया। हालांकि इस बार फिर से देखा जा रहा है कि पहले देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, इसके बाद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब चूंकि फिर से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के पद के दावेदार होंगे। वहीं अब ये भी खबर है कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों डिप्टी सीएम हो सकते हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और तीनों ही नेता एक ही कार से पहुंचे थे महाराष्ट्र के राजभवन। अब नई सरकार बनती नजर आ रही है महाराष्ट्र में। देवेंद्र फडणवीस नए सीएम हो सकते हैं। तो एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, ये तीनों ही जो बड़े दिग्गज हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से देखे जा रहे हैं। और आप महायुति की जो सरकार में देखा जा रहा है, इस पूरे गठबंधन में अब देवेंद्र फडणवीस नए चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार होंगे। और बीच में आपने देखा अजित पवार नजर आए और कद बढ़ता हुआ नजर आया। और बीजेपी प्रवक्ता महाराष्ट्र से हमारे साथ पंकज मोदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, जिस तरह से देखा जा रहा है महाराष्ट्र में नए सीएम को लेकर के जो अभी तक चेहरे के रूप में एक कयास लगाया जा रहा था कि कहीं एकनाथ शिंदे या किसी अन्य चेहरे को लेकर के, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का नाम पहले से ही चल रहा था। अब चूंकि फिर से देवेंद्र फडणवीस एक नए चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते नजर आ रहे हैं, क्या राजनीति देखी जा रही है इस बार नए चेहरे को लेकर के देवेंद्र फडणवीस को? देवेंद्र जी के नेतृत्व में, एकनाथ शिंदे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और जिस हिसाब से पिछले 5 साल उसका 2.5 साल का कार्यकाल रहा है देवेंद्र जी का, तो पार्टी के जितने पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, चाहे सिर्फ नेतृत्व हो, वो देवेंद्र जी के साथ खड़ा था। और महाराष्ट्र की जनता को एक
मजबूत सरकार देने की कोशिश हमारी रही है। इसके लिए फिर से देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में सरकार का कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसके लिए आज हो रहे थे और विधायक दल की बैठक में उनको फिर से नेता चुना गया देवेंद्र जी को, तो फिर कल से उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। एक बात यहाँ पर जानना चाहेंगे पंकज जी, जिस तरह से जब पहले से ही ये मान लिया गया था कि देवेंद्र फडणवीस ही नए चेहरे के रूप में होंगे सीएम पद के, फिर इतनी लेट लतीफी क्यों? नहीं, लेट लतीफी की कोई बात नहीं थी। हमारा एक सिस्टम है, हमारा एक तरीके से काम होता है। विधायक दल की मीटिंग होने वाली थी और सारे हमारे सहयोगी दल को भी साथ लेकर चलनी होती, तो सबके साथ मिलजुल कर ये निर्णय लिया गया। सिर्फ इसके लिए और भी बहुत सारी चीजें थी। अब कल बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है, तो पुण्यतिथि है, तो उसके हिसाब से भी हम लोगों ने चीजों उसके समय के अनुसार रखा है। तो कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, फिर उसके बाद फिर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का जो दावा था वो पेश किया गया था, एक चिट्ठी लिखी गई थी। तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस और ये बड़ी बात है महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर के, देवेंद्र फडणवीस को लेकर के खास तौर पर। पहले सीएम थे, फिर डिप्टी सीएम और फिर एक बार सीएम पद के लिए दावेदार होते नजर आ रहे हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की अगर बात कर ले, वो भी मुख्यमंत्री रहे और अब डिप्टी सीएम की दौड़ में नजर भी आ रहे हैं। हालांकि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम हो सकते हैं। कल महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण होगा और इस शपथ ग्रहण में देखा जा रहा है तमाम दिग्गज महायुति के नजर आएंगे। तो राज्यपाल से मिलकर के सरकार बनाने का जो दावा था वो पेश किया गया। तीसरी बार, ये तीसरी दफा है जब सीएम पद की शपथ देवेंद्र फडणवीस लेते नजर आएंगे और कल शपथ ग्रहण होगा। नया सीएम मिलेगा महाराष्ट्र की जनता को। हालांकि सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का जो नाम है वो पहले से ही आगे चल रहा था और अब ये क्लियर हो चुका है कि देवेंद्र फडणवीस, जो कि दावा जो पेश किया जा रहा था, देवेंद्र फडणवीस ही नए सीएम होंगे। कल शपथ ग्रहण होगा। राज्यपाल से मुलाकात भी हुई थी राजभवन में और इसी के साथ ही साथ तमाम दिग्गज देखे जा सकते हैं महायुति के। तो एक बार फिर से कद बढ़ता भी नजर आ रहा है अगर अजीत पवार की बात कर ले तो कल महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह होगा। देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे। सन्माननीय राज्यपाल पत्र दिलेलं आहे आणि नियमानुसार राज्यामध्ये नवीन मंत्रिमंडळ स्थापन करण्याकरता आमचा दावा मी पेश केलेला आहे। माननीय राज्यपालांनी आमचा दावा त्या ठिकाणी घेतल्यानंतर आम्हाला 5 तारीख संध्याकाळी 5:30 वाजता शपथविधीची वेळ नेमून दिलेली आहे। आज भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, जनसुराज्य पक्ष, युवा स्वाभिमान पक्ष, रासप आणि अपक्ष अशी एक मोठी महायुती या ठिकाणी झालेली आहे। या सगळ्यांच्या सहीचं पत्र हे आम्ही दिलेलं आहे। मी विशेष आभार मानतो आमच्या शिवसेनेचे अध्यक्ष आणि राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजींचे की त्यांनी शिवसेनेच्या वतीनं
माझ्या समर्थनार्थ पत्र दिलं आणि महायुतीचा मुख्यमंत्री म्हणून माझा शपथविधी करावा अशा प्रकारची विनंती त्यांनी माननीय राज्यपालांना केली आहे। त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीनं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवार यांनी देखील त्याच आशयाचं पत्र देऊन मला मुख्यमंत्री म्हणून शपथ द्यावी अशा प्रकारची विनंती केलेली आहे। आमच्या मित्रपक्षांनी देखील तशाच प्रकारची विनंती केली आहे आणि या सगळ्यांच्या विनंतीचा मान ठेवून माननीय राज्यपाल महोदयांनी आम्हाला निमंत्रित केलेलं आहे। देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींच्या उपस्थितीत उद्या 5:30 वाजता हा सोहळा आझाद मैदान या ठिकाणी पार पाडला जाणार आहे। तिन्ही पक्षांचे नेते आम्ही त्या ठिकाणी उपस्थित असू। साहजिक आपला प्रश्न असणार आहे की किती लोकांच्या शपथविधी होतील वगैरे, याची माहिती तुम्हाला संध्याकाळी दिली जाईल। किती लोकांचा शपथविधी होईल या संदर्भातली सगळी माहिती जी आहे ती संध्याकाळी दिली जाईल। सगळे निर्णय आम्ही एकत्रितपणे यापूर्वीही घेतले आहेत आणि यापुढे देखील आम्ही एकत्रितपणे निर्णय घेणार आहोत। मुख्यमंत्री पद किंवा उपमुख्यमंत्री पद हे आमच्याकरता एक प्रकारची तांत्रिक किंवा टेक्निकल अरेंजमेंट आहे। आम्ही तिघही एकत्रितपणे आजपर्यंत निर्णय घेत आलो आहोत आणि पुढेही राज्याच्या प्रगतीकरता एकत्रितपणेच निर्णय हे या महायुतीच्या सरकारमध्ये होतील आम्हाला विश्वास आहे। मी स्वतः काल माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी यांना भेटून त्यांना विनंती केली की शिवसेनेच्या वतीनं त्यांनी मंत्रिमंडळात राहावं आणि मी त्यांना हे देखील सांगितलं की शिवसेनेच्या आमदारांची आणि महायुतीच्या सगळ्या आमदारांची देखील या ठिकाणी ही इच्छा आहे। त्यामुळे त्यांचाही आम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल मला या ठिकाणी पूर्ण मला खात्री आहे। त्यामुळे आम्ही तिघही, दादा असतील, शिंदेसाहेब असतील आणि मी असेल आणि अर्थातच आमचे पक्षाचे इतर जे नेते आहेत आणि मित्रपक्ष आहेत, एकत्रितपणे चांगलं सरकार हे महाराष्ट्राला देण्याचा प्रयत्न करू। विशेषतः आम्ही जी काही आश्वासनं दिलेली आहेत ती पूर्ण करण्याकरता सर्व प्रकारचे प्रयत्न करून ती आश्वासनं आम्ही पूर्ण करू हा विश्वास या निमित्ताने मी व्यक्त करतो। देशाचे आमचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डाजी, देशाचे गृहमंत्री आदरणीय अमितभाई शाह, त्याचप्रमाणे आमच्या मित्रपक्षांसमवेत आम्हाला सातत्याने पाठिंबा देणारे RPIचे माननीय रामदासजी आठवले यांचे देखील मी अतिशय मनापासून आभार मानतो आणि यानंतर माननीय शिंदेसाहेब आणि दादा देखील बोलतील, पण आपल्या सर्वांना देखील उद्या आपण सर्वांनी 5:30 वाजता शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहावं अशा प्रकारचं निमंत्रण मी देतो। आज माननीय राज्यपाल जी से हमने भेंट ली है और माननीय राज्यपाल जी को भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, जनसुराज्य पार्टी, युवा स्वाभिमान पार्टी, रासप और इंडिपेंडेंट, ऐसे सभी के पत्र आज हमने सौंपे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का। एकनाथराव शिंदे जी ने
शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर और शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी के प्रमुख के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और लेजिस्लेचर पार्टी के नेता माननीय अजीत दादा पवार जी ने भी उसी प्रकार का पत्र दिया है। श्री विनय कोरे जी, रवि राणा जी, श्री गुट्टे जी सभी ने इसी आशय का पत्र माननीय राज्यपाल जी को सौंपा है और इन सभी पत्रों को देखते हुए माननीय राज्यपाल जी ने हमें आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। मुंबई के आजाद मैदान पर यह संपन्न होगा और इस शपथ विधि में तीनों पार्टी के नेता वहां पर रहेंगे। उसके बाद और किसका शपथ विधि होगा इसका फैसला हम शाम तक करेंगे। हमारी बैठकें हैं, उसके बाद हम शाम तक करेंगे। जैसा ही फैसला होगा वैसे आपको इत्तला दी जाएगी। कल मैं स्वयं माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास गया था और एकनाथ राव जी को मैंने ये निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है कि इस सरकार में वे स्वयं हमारे साथ रहे। शिवसेना के भी विधायकों की इच्छा है और महायुति के भी विधायकों की इच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगे। और पिछले 2.5 सालों में शिंदे जी के साथ माननीय अजीत दादा और मैं, हम तीनों ने मिलकर साथ में मिलकर सारे निर्णय किए हैं और आज भी हमारे लिए ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे और महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो संकल्प हमने लिया है और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम करेगी। मैं आज के इस मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को लगातार नेतृत्व करने का अवसर दिया। साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर महाराष्ट्र में जो हमारा साथ निभाते रहे हैं ऐसे केंद्रीय मंत्री माननीय रामदास आठवले, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारी पार्टी के शीर्ष के नेता राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, तमाम शीर्षस्थ नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं और हम सब लोग मिलकर महाराष्ट्र को एक अच्छी सरकार देंगे, इस प्रकार का संकल्प करते हुए महाराष्ट्र की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं और अजीत दादा से निवेदन करता हूं कि दादा आप सभी को संबोधित करें। खरं तर आणि तिथं गेल्यानंतर थोडासा इथल्यापेक्षा आराम मिळतो
त्याच्यामुळं तिथं आपला निवांत आम्ही म्हणजे राज्यसभा चालू होती त्याच्यावर सुनेत्रा पण तिथं होती, हेही दोघं तिकडे होते लोकसभेत राज्यसभेत आणि म्हणून मी गेलो होतो. त्याच्यावर ते पहिल्यांदा डोक्यातनं काढून टाका मी कुणाला अमितभाईंना किंवा कुणाला भेटायला गेलो होतो. कारण आमची आधी चर्चा एकनाथरावजी, देवेंद्रजी आणि मी आम्ही गेलो असताना त्यावेळेस झालेली होती आणि तशा पद्धतीनं आता सगळ्या गोष्ट उद्याच्या शपथविधीच्या संदर्भामध्ये देवेंद्रजींनी सांगितलेली आहे. आम्ही सगळेजण मिळून महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाच्या करता मनापासून प्रयत्न करू. आम्हाला अनुभव आहे, त्या अनुभवाचा फायदा राज्यातल्या सर्व समाजाला, सर्व जाती घटकाला कसा करून देता येईल. वेगवेगळ्या प्रकारचे गोष्टी घडत असतात, नैसर्गिक संकट येत असतात, त्याच्यातून आमचा शेतकरी अडचणीत येत असतो, परंतु त्याला पुन्हा त्याच्यातून कसं आधार देता येईल, बाहेर काढता येईल. आणि आता केंद्र सरकार पण त्या बाबतीत मागेही बरोबर होतं, आताही बरोबर आहे. आता 5 वर्ष आता ते अतिशय चांगलं बहुमत आहे की त्याच्यात आता कुठेही आम्हाला तिघांना पण ह्याला सांभाळा, त्याला सांभाळा, हा तिकडे गेला, हा रुसला, हा फुगला. आम्ही रुसून फुगून देणारच नाही, पण असं फार काही तिथं वेळ देण्याची जबाबदारी येणार नाही. ती चंद्रशेखर बावनकुळे आणि सुनील तटकरे त्यांच्या स्तरावर पार पाडतील. आम्ही सरकारचं काम उत्तम पद्धतीनं पार पाडण्याचं काम मनापासून करू आणि जो आश्वासनं कालच्या आम्ही निवडणुकीच्या काळामध्ये दिली गेलेली आहेत ती आश्वासनांची पूर्तता करण्याच्या करता आम्ही योग्य पद्धतीनं राज्याला पुढे नेण्याचं काम करू. आणि राज्य देशामध्ये सगळ्या राज्यांच्या मध्ये महाराष्ट्राचा एक वेगळा नावलौकिक आहे जो पहिल्यापासून स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी सांभाळलेला आहे. तोच नावलौकिक आपल्या देशात प्रगतीपथावरचं नंबर 1चं राज्य म्हणून आपल्या राज्याची जी ओळख आहे ती पुढेही कायम आणि त्याच्यात भरच घालण्याचं काम हे आम्हा तिघांच्याकडनं, आमच्या सरकारकडनं, महायुतीकडनं निश्चितपणे केलं जाईल याबद्दलची खात्री मी आजच्या आपल्याशी चर्चा करत असताना महाराष्ट्रातल्या जनतेलाही देतो आणि इथं थांबतो. धन्यवाद. चालू आहे ना ते चालू आहे चालू आहे. सर्व पत्रकार मित्रांचं स्वागत. आवाज येतोय का? हे घेऊ नाही येतोय, हा घेऊ का? हा तिकडे गेला दुसरा. आज आम्ही राज्यपाल महोदयांची भेट घेऊन महायुतीचं सरकार स्थापन करण्याची परवानगी मागितली आणि राज्यपाल महोदयांनी परवानगी दिली. उद्या आझाद मैदानमध्ये संध्याकाळी 5:30 वाजता शपथविधी आहे. देवेंद्रजींनी देखील आपल्याला निमंत्रण दिलंय. आम्ही देखील आपल्या सगळ्यांना निमंत्रित करतोय आणि मला आनंद आहे की 2.5 वर्षापूर्वी इथंच वाटतं ना, इथेच देवेंद्रजींनी मी मुख्यमंत्री व्हावं म्हणून माझ्या नावाची शिफारस केली होती आणि आज देवेंद्रजी मुख्यमंत्री व्हावेत अशी शिफारस आणि पाठिंब्याचं पत्र शिवसेनेच्या वतीने आज आम्ही दिलंय. आणि यापूर्वीच तुमच्या पत्रकार परिषदेमध्ये शिवसेनेचा पाठिंबा आणि पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांना देवेंद्रजींना आम्ही देऊन टाकला होता. आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजी आणि गृहमंत्री अमित शाह साहेब असतील आणि भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष नड्डाजी जो काही निर्णय घेतील त्याला पूर्ण समर्थन पाठिंबा शिवसेनेचा असेल अशा प्रकारची भूमिका मी यापूर्वीच घेतली. आणि कारण मगाशी दादा म्हणाले तसं तुम्ही बातम्या कुठून कुठे चालवता, कुठे नेता, काय ते त्याला तुम्हाला चर्चा नको. गावी गेलो तरी तुम्ही काय काय चालवत असता. त्यामुळे मी अगदी मन मोकळेपणाने माझी भूमिका स्पष्ट केली. अतिशय खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये हे सरकार स्थापन होत आहे याचा आनंद आहे मला. खरं म्हणजे आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये एवढं बहुमत महायुतीला
कधी मिळालं नव्हतं आणि या महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेने व त्यामध्ये सर्वच आहेत, आमच्या लाडक्या बहिणी, लाडके भाऊ, लाडके शेतकरी, सर्व घटक, या राज्यातला प्रत्येक मतदार यांनी महायुतीवर मतांचा वर्षाव केला आणि एक ऐतिहासिक आणि दैदिप्यमान असा विजय या ठिकाणी महायुतीला मिळाला. यामागे नक्कीच गेल्या 2.5 वर्षाचं काम जे आहे आम्ही केलं तिघांनी मिळून, आणि आमच्यामध्ये काही कोणी मोठा कोणी छोटा असं काही नव्हतं. आम्ही एक टीम म्हणून काम करत होतो. आमचा उद्देश एवढाच होता की मला काय मिळालं यापेक्षा महाराष्ट्रातल्या जनतेला आम्ही काय देणार आहोत हे महत्त्वाचं होतं आणि एक सर्वसामान्यांचं सरकार म्हणून आम्ही काम केलं. आणि म्हणून सर्व मतदारांना मी मनापासून धन्यवाद यापूर्वीच दिलेत. आणि खरं म्हणजे राज्य चालवताना अनेक निर्णय आम्ही जे घेतले, जे विकास प्रकल्प आपल्या सगळ्यांना माहीत आहेत, मी त्याची एकदा डिटेलमध्ये बोलू इच्छित नाही, परंतु जे विकास कामं महाविकास आघाडीने थांबवली होती, जे प्रकल्प थांबवले होते, या महाराष्ट्रातल्या जनतेसाठी आवश्यक होते, महाराष्ट्राला 10-20 वर्ष मागे नेणारा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतला. आमचं सरकार आल्यानंतर तात्काळ ते प्रकल्प आम्ही सुरू केले, मार्गी लावले आणि त्याचे उद्घाटनही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजींच्या हस्ते केले. याचा देखील आनंद आणि समाधान आम्हाला आहे. शेवटी सरकार कुणासाठी असतं? सरकार हे सर्वसामान्यांसाठी असतं, लोकांसाठी असतं, राज्याच्या विकासासाठी असतं आणि ते आम्ही तंतोतंत पालन करण्याचं आणि त्याचं नियोजन करण्याचं काम आम्ही 2.5 वर्षात केलं. याचं खूप समाधान आम्हाला आहे. आणि एकीकडे विकास, दुसरीकडे कल्याणकारी योजना, या दोघांची आम्ही सांगड घातली आणि मग सरकारच्या माध्यमातून सर्वसामान्याच्या आयुष्यामध्ये एक काही ना काही एक आधार म्हणून, एक सहकार्य म्हणून, एक सरकारची जबाबदारी म्हणून पार पाडली पाहिजे. ती पार पाडण्याचा प्रयत्न आम्ही आटोकाट केला आणि त्यामध्ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजी, गृहमंत्री अमित शाह साहेब असतील, नड्डाजी असतील, केंद्रीय मंत्री असतील, त्यांनी आम्हाला वेळोवेळी प्रत्येक वेळेस आमच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली आणि या राज्याला पुढे नेण्यासाठी एक आपण जसं म्हणतो डबल इंजिनचं सरकार या ठिकाणी आम्ही 2.5 वर्ष चालवलं आणि त्याचा फायदा या राज्यातल्या जनतेला झाला आणि या जनतेने देखील कामावर विश्वास ठेवून आमच्या कामाची पोचपावती या निवडणुकीमध्ये भरभरून दिली. आपल्यालाही कोणालाही किंवा अनेक सगळे अंदाज वर्तवणारे जे सगळ्या एजन्सी असतात, एक्सपर्ट असतात, त्या सगळ्यांचा अंदाज या ठिकाणी बाद ठरवला आणि त्यामध्ये मतदारांना धन्यवाद द्यावे तेवढे थोडे आहेत. म्हणून मी पुन्हा एकदा सांगेन, माझ्या लाडक्या बहिणी असतील, लाडके भाऊ, लाडके शेतकरी, लाडके ज्येष्ठ, सगळेच या महाराष्ट्रातले सर्व घटक यांनी पूर्णपणे ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला. त्यामुळे आता आमची जबाबदारी आणखी वाढली आहे. आता आम्ही टीम म्हणून देवेंद्रजींना आता पूर्वी देखील 5 वर्षाचा अनुभव आहे, त्यांचा अनुभव आम्हाला 2.5 वर्षासाठी देखील कामी आला. आता पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचं नाव शिफारस करण्याची संधी मला मिळाली, त्याचाही आनंद मला आहे. आणि म्हणून आमचं अगदी टीमवर्क जसं 2.5 वर्ष झालं आणि राज्यातल्या जनतेला या ठिकाणी आम्ही सहकार्य करू शकलो. आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये आपण जरी थोडं चाळून बघितलं तरी सुद्धा एवढ्या कल्याणकारी योजना कधी झाल्या नव्हत्या. आणि कल्याणकारी योजना फक्त आम्ही निर्णय घेतले नाही तर त्याची अंमलबजावणी केली, त्याचा लोकांना बेनिफिट झाला, लोकांना त्याचा फायदा झाला. शेवटी कल्याणकारी सरकार, सर्वसामान्यांचं सरकार हे लोकांच्या कल्याणासाठी असतं. ते खऱ्या अर्थाने आम्ही राबवलं, याचा आनंद आणि समाधान आहे. त्यामुळे मी पुन्हा एकदा देवेंद्रजींचं मनापासून अभिनंदन करतो की तो तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस। साथ ही कल 5 तारीख है और 5 तारीख को शपथ लेंगे। साथ ही साथ डिप्टी सीएम पद के लिए एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी शपथ लेंगे। राजधानी लखनऊ से इसी बीच खबर, संभल के जेल कर्मियों पर कार्रवाई हुई है।
हिंसा के आरोपियों से हुई है और सपा नेताओं की नियम विरुद्ध कराई थी मुलाकात। डीजी जेल ने जारी किया निलंबन के आदेश। तो विक्रम सिंह यादव निलंबित हुए हैं। डिप्टी जेलर प्रवीण सिंह को भी सस्पेंड किया गया। जेल अधीक्षक पीपी सिंह पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई की सिफारिश की गई। सपा एमएलए नवाब जान चौधरी समरपाल की हुई थी मुलाकात। एक्स एमपी एसटी हसन की जेल में कराई गई थी मुलाकात। इसी के साथ ही एक्स एमपी एमएलए से कुछ लोगों ने बिना पर्ची की मुलाकात की थी। जनप्रतिनिधियों को प्राप्त है बंदियों से मुलाकात का विशेषाधिकार और शासन के निर्देश पर डीजी जेल ने डीआईजी जेल को सौंपी थी जांच। तो संभल में जिला जेल न होने से मुरादाबाद कारागार भेजे जाते हैं। तो खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं इस वक्त की संभल में जिला जेल न होने से मुरादाबाद कारागार भेजे जाते हैं बंदी। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।